एग्री कमोडिटी के एक्सचेंज एनसीडीएक्स में काफी कमोडिटी लिस्ट है, लेकिन ट्रेड चंद कमोडिटी में ही हो रहा है और वह भी मामूली वॉल्यूम के साथ। यह मामूली वॉल्यूम हाजिर के बड़े ट्रेड को काफी प्रभावित कर रहा है। ट्रेडिंग वाली कमोडिटीज का लाभ न किसानों को हो रहा है, न ही कारोबारी या हेजर को। जबकि अनेक ऐसी एग्री कमोडिटी लिस्ट है जिनका हर रोज ट्रेड करोड़ों रुपए में होता है, लेकिन एक्सचेंज में एक भी सौदा नहीं आता। क्या मायने हैं अब कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में ट्रेड के? इस पर हम बात करेंगे कृषि विशेषज्ञ पुखराज चोपड़ा से। मेरा नाम है कमल शर्मा। पुखराज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्ते कमल जी। जी नमस्ते। पुखराज जी, भारत में एग्री कमोडिटी के फ्यूचर ट्रेड के लिए कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स को जाना जाता है, लेकिन किसानों कारोबारियों की यह शिकायत लंबे समय से है कि इस एक्सचेंज में होने वाले ट्रेड से न तो उन्हें तत्काल कोई फायदा होता है और न ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं से लाभ। और अब हम देखें और देख भी रहे हैं तो वॉल्यूम काफी घट चुका है जो कमोडिटी में ट्रेड हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए कमल जी, जहां तक आपने कहा, सिर्फ कारोबारी ही नहीं, किसान तक इससे परेशान है। जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी एग्री कम्युनिटी के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति तो बहुत दूर हो गई, उल्टा उन उद्देश्यों पे प्रहार होने लगा है। बहुत सारी कम्युनिटी इन्होंने लॉन्च कर रखी है, जैसे आपकी मटर है, आपकी तिल है, बाजरा है, मक्की है, बार्ली है, कॉटन वाश ऑयल है। बहुत सारी कमोडिटी ऐसी लॉन्च कर रखी है जिन पे कोई ट्रेड ही नहीं है, मतलब शून्य ट्रेड है। उसके बावजूद भी इनको लॉन्च कर रखा है। और जो थोड़ी चल भी रही है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, जैसे गम है, ग्वार है, आपका खल है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, या कैस्टर है, वो भी बहुत कम उसका वॉल्यूम है। कमल जी, ये जो शुरू किया गया था कि इससे हैजर को, किसान को, मिलर को, निर्यातक को, सबको फायदा हो, ये सब बातें छूट गई पीछे। अब क्या हो रहा है कि हाजिर बाजार है वो वायदा को फॉलो करने लग गया। तो छोटे से नगों को छोटी मात्रा में ली बेच करके भी इनके गांव भाव को घटा घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। जी। और उसके पीछे पूरे हाजिर का बाजार प्रभावित हो जाता है। आप 5,000 बोरी से 1 करोड़ बोरी के भाव इसके अंदर बना सकते हैं। पूरी इंडिया की जो फसलें हैं, जो जो चीजें हैं इसके अंदर, उसके भाव छोटे से वॉल्यूम से बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरह का मैनिपुलेशन का अड्डा हो गया। ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कहीं भी फंडामेंटल को, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कहीं भी कृषि को, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बाजार की मांग और सप्लाई को। इसकी जगह ये रिफ्लेक्ट करने लग गया कि इसके अंदर कौन लेने आ रहा है, कौन बेचने आ रहा है, किसके पास कितनी ताकत है। तो ये सौदा हो गया सिर्फ ताकत का। जो उद्देश्य थे वो पीछे हट गए, भटक गए। अब समझ में नहीं ये आ रहा है कि जब आपकी कोई कॉमोडिटी चल नहीं रही है तो आप उसको लॉन्च करके क्यों उसको स्क्रीन पे आप छोड़ रहे हैं। आपने स्क्रीन पे उसको लगा रखा है। जी। ये तो ऐसा ही है कि जैसा हमने किलोमीटरों में जाल फैला दिया, अब इसमें जो फंसेगा फंस जाएगा, और नहीं फंसेगा तो अलग बात है, अपनी तरफ से तो बिछा के रखो। मतलब ऐसा फीलिंग जो व्यापारियों की है या लोगों की जो फीलिंग है वो इस तरह की है एग्री कम्युनिटी के प्रति, कमल जी। जी। अभी पुखराज जी, जैसे हम देखें, आपने कहा कि कम वॉल्यूम। अब देखिए, जीरा धनिया, इनकी फसलें खेतों में खड़ी है और मौसम अगले 30 दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौसम कैसा रहता है तो पता लगेगा उत्पादन बढ़ा या घटा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 2 टन 5 टन का सौदा होता है और बाजार है जो लुढ़क जाता है पूरा का पूरा। जबकि अभी फसल का पता न किसान को है न ट्रेड को है। और यहाँ ये हल्ला होता है कि फसल बहुत बड़ी है या कम है, और देखते 2-5 टन के अंदर पूरे बाजार को खराब कर देता है। तो क्या इन पे लगाम की जरूरत है या अब बेलगाम ही चलने देना चाहिए? देखिए, इस पे तो लगाम की बिल्कुल जरूरत है। इस पे लगाम यदि नहीं लगाई तो चंद लोग चंद पैसों से किसानों की जो फसल है उसका भाव तय कर देंगे।
व्यापारी के गोडाउन में स्टॉक है उसका भाव तय कर देंगे, और विदेशों के लिए भी ये न्योता दे देंगे कि हमारे यहाँ ये भाव चल रहे हैं जो कि वास्तविक नहीं होते, तो उन भावों पे ही फिर सौदे होंगे। तो इसका जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ की जगह उल्टा नुकसान हो रहा है। तो आज की जो स्थिति है उसको देख के मैं ये कह सकता हूं कि अब भारत को इस तरह के एग्री वायदा की जरूरत नहीं है। जो चीजें पहले बैन की गई है जी। वो वाजिब है, ये बात ऐसा समझ में आ रहा है अभी के बाजार को देखने से। नहीं पुखराज जी, तो अपन देखें तो देखिए रोजाना मक्का, बाजरा, जौ, इन अनाज की पहले जी बात करें तो इन तीन अनाज में पूरे देश में बड़ा ट्रेड हो रहा है। भारत जी जी सरकार मिलेट्स के तहत इन्हें प्रमोट कर रही है, विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, मक्का से एथेनॉल बन रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है, प्राइस बढ़े। जौ की हम बात कर लें तो काफी डिमांड है। बाजरा तो सब जगह खाया जाता है, पशुओं को भी दिया जाता है, विदेश में भी जा रहा है, पर हम देखते हैं इस एक्सचेंज में आज तक एक ट्रेड ही नहीं गिरा। तो ये तो बड़ा सवाल आता है कि तीन बड़ी कमोडिटी अनाज की और तीनों में नहीं है। अब इन्होंने कहा कि भाई चना हमारे हट गया, पीला मटर आया। लीजिए, पीला मटर करीबन भारत में 30 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है। कैस्टर ऑयल की बात करें, कैस्टर ऑयल का भारत ने इस साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, और कैस्टर ऑयल में कोई सौदा नहीं है। मूंगफली भारत सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में खरीदी, शायद मेरे जहां तक मुझे याद है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पर 10 लाख टन के आसपास मूंगफली की खरीद हुई है, तो भी वॉल्यूम नहीं है। कॉटन ऑयल इन्होंने लॉन्च किया, सन ऑयल लॉन्च किया, तिल लॉन्च किया, कोई वॉल्यूम नहीं है। ईसब गोल में कुछ भी नहीं है। अब पुखराज जी ये कहते हैं कि चना, सरसों, सोयाबीन में अगर हमें परमिशन दे दे तो वायदा कारोबार बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है ऐसे में जिन बड़ी कमोडिटी में ट्रेड नहीं हो रहा, इनमें क्या होगा वापस? कमल जी, जैसे मैंने कहा ये फिजिकल मार्केट को कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह से जब पूरा विश्व मिलेंट ईयर के रूप में इस साल को मना रहा है तो उसमें भी इसका रिफ्लेक्ट नहीं है। बाजरा जैसी कमोडिटी इतनी बड़ी है, मक्की जैसी कमोडिटी जो इतनी बड़ी है, ग्राउंडनट जैसी कमोडिटी, उनके अंदर ट्रेड ही नहीं है। या ट्रेड करने के लिए अवॉइड नहीं किया गया है, या ट्रेड करने के लिए आपने समुचित प्रचार प्रसार नहीं किया है, या कि लोगों का भरोसा उठ गया है। तो इनमें से कोई एक कारण तो होगा। तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है वो है कि एक्सचेंजों से भरोसा उठ गया है। एग्री कमोडिटी में बिल्कुल लोगों को भरोसा नहीं रहा है। तो इस भरोसा न होने के कारण एग्री मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो भी शेयर मार्केट की तरफ शिफ्ट हुई है। और कोई भी, अनिल जी, कमल जी, आप जानते हैं कोई भी लिक्विडिटी जब कहीं शिफ्ट हो जाती है तो जी। उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो नई जो ये जो डिमांड कर रहे हैं सोयाबीन की, चना की, सरसों की, बीच में हमारा वॉल्यूम आता था। आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज की अनुमति अब नहीं मिलनी चाहिए। और यदि ऐसा ही रहता है तो भारत सरकार को चाहिए कि वो एक नोटिस देके सभी एग्री कमोडिटी के फ्यूचर ट्रेड को एक बार के लिए बैन कर दे जब तक समुचित व्यवस्था ना हो। और ऐसी व्यवस्था न होने पे जो सबसे बड़ा नुकसान है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से तो आपके यहाँ 10,000 लोग ट्रेड करते होंगे, पर अप्रत्यक्ष रूप से तो 61% आबादी जो कृषि से जुड़ी हुई है वो सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। तो जो अप्रत्यक्ष आबादी आपकी जो प्रभावित हो रही है बड़ी, उसको रोकना होगा कमल जी, या इसके समुचित कोई ना कोई तरीके निकालने होंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि चंद लोग आए, इसमें मनमर्जी के भाव बनाए और लूट के चले जाए, बाकी बैठे रोते रहे या अपना सर पीटते रहे और अपने फिजिकल ट्रेड से भी बर्बाद हो जाए। कमल जी। जी। पुखरा जी, यहाँ पर एक सवाल और आता है, जैसे कि गंवार पे सेमिनार होती है, 3-4 साल से लगातार ये रहा कि प्रोडक्शन बहुत कम है। किसान खुद कह रहे हैं कि खेतों में हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है। लोग, इंडस्ट्री ये कहती है कि फेयर प्राइस गंवार का 6,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं वायदे की बात, तो वहां देखते हैं कि प्राइस उसमें लगातार टूट रहे हैं, जबकि गंवार गम के निर्यात में कोई कमी नहीं है। सामान्य निर्यात आराम से हर साल हो रहा है, फसल कम हो रही है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बुरी तरह से घटा है, फिर भी यहां प्राइस नहीं हो रहे।
तो क्या आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे किसान हैं राजस्थान के, जिनकी फसल ही एक आती है बारानी इलाकों वाले किसानों की, वो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं मतलब, तो आप इस पर भी क्या कहेंगे? बिल्कुल कमल जी, ग्वार के मैटर में भी दूसरी कम्युनिटी में जैसा है वैसा ही ग्वार में भी है। ग्वार वायदा, मैं जब कई लोगों से ये कहता हूं कि वायदा की वजह से ग्वार को नुकसान हो रहा है, उसके भावों को, किसान को नुकसान हो रहा है, तो कुछ लोग ये दलील देते हैं कि दूसरी कम्युनिटी जो इसके अंदर नहीं है उसके अंदर भी मंदी है। वो क्यों है? जब आपका पैसा दूसरे बाजार में शिफ्ट होगा तो ये सारी स्थितियां अपने सामने आएगी। पहली बात, वायदा बाजार के अंदर जो जिनसे हैं वो सारी नैरो कमोडिटीज है, छोटी कमोडिटी है, चाहे जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, गम हो, ग्वार हो, खल हो, ये सारी छोटी कमोडिटी है। तो इन छोटी कमोडिटी पर भी जो सटोरिया प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पैसे से पैसा कमाने की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, वो इसे बुरी तरह से, इसके भावों को और इस कमोडिटी को बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। अब इसमें किसान भी मरता है, व्यापारी भी मरता है और इंडस्ट्री भी मरती है। कमल जी, फसल से पहले एक बात और देख लें गवार के लिए। जी जब आपका रुपया 87 पैसे से और नीचे चला गया, 87 रुपए से और नीचे चला गया, उसके बावजूद भी ये जो कैस्टर ऑयल है या ग्वार गम है, ये 90 से 95% निर्यात होता है, पर इनके भाव पे इफेक्ट नहीं आया। हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। जब आपको विदेशी मुद्रा अधिक मिल रही है तो क्या सारा का सारा प्रॉफिट है वो एक्सपोर्टर की जेब में जा रहा है, या जो बड़े एक्सपोर्टर है उनकी जेब में जा रहा है? वो नीचे तक उसका लाभ मिल नहीं रहा है किसान को, व्यापारी को। तो इस इन व्यवस्थाओं में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुधारनी पड़ेगी। पर ये तो वायदा बाजार हमें सामने दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो तो सीधे सीधे ही प्रभावित करती दिख रही है। बाकी सब जांच का विषय हो सकता है, बाकी सब ये स्टडी का विषय हो सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी वजह है, और अब भारत सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए, और सेबी को भी इसमें सोचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा सेबी कह रही है कि एफ एंड ओ में 90% लोग हैं वो पैसा खो रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं। जी जी तो कॉमोडिटी बाजार पे भी एक राय आ जाए कि यहाँ कितने प्रतिशत लोग पैसा कमा रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग पैसा खो रहे हैं। तो इससे भी एक लोगों की जानकारी में आएगा, तो लोग अवेयर होंगे इससे। तो ये उस तरह ऐसी बातों से एफएनडो प्रभावित हुआ है, उसको हतोत्साहित किया गया है। तो इसमें भी ऐसी जरूरत है कमल जी, जो लोगों में चेतना जागृत करे। जी पुखराज जी, ये तो आपने एक काफी सुझाव बताए और तकलीफ भी बताई पूरे ट्रेड की, किसानों की, हेजर्स की, हर एक की। लेकिन एक अगर हम मोटे तौर पे, आप एक कृषि विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, बरसों से कृषि बाजार से जुड़े हुए हैं, तो अगर व्यापक सुधार की जरूरत की बात हो जाए तो जिससे कि एक्सचेंज भी रिवाइव हो, किसान, कारोबारी, हेजर्स, एक्सपोर्टर, एफपीओ सभी को लाभ भी हो और उनके हितों की रक्षा भी हो, तो एक व्यापक सुधार क्या क्या पहले जरूरी है, जो सबसे पहले जरूरी है बिल्कुल? जी कमल जी, सब यदि मैं पश्चिमी राजस्थान की फसलों की बात करूं, आपने ग्वार की बात की, मेरे से ग्वार के बारे में जी पूछा, जी तो इसमें जूट की तरह ग्वार कमिश्नर होना चाहिए जो राजस्थान सरकार को लगाना चाहिए। उसमें सेंट्रल की सहमति से सेंट्रल व्यक्ति भेजता है कमिश्नर। जिस तरह से जूट कमिश्नर है, वो भी छोटे भूभाग की फसल है, उसका काम होता है उसके भावों को देखना, उसके मिलों के संचालन को देखना, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो चीजें हैं वो ठीक से गति से हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो उन कठिनाइयों को दूर करना, ये कमिश्नर का काम होता है। वैसे इसमें भी जूट कमिश्नर चाहिए। आपने मसालों के लिए, जैसे जीरा जीरा, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, मसालों के लिए आपने मसाला स्पाइस बोर्ड गठन कर रखा है। अब वो ठीक है, कोई बोर्ड ठीक से काम करे न करे वो अलग मैटर है, पर आपने गठन कर रखा है तो उसका ये काम है कि वो इसे देखे कि इसके अंदर जो भी शिकायतें हैं, जो हमें इसकी निर्यात में तकलीफें आ रही है, या इसके किसान को तकलीफ आ रही है, या इसके प्रोसेसर को तकलीफ आ रही है, तो वो उनको दूर करे।
सिर्फ यही नहीं है कि आप कंटेनर भेज रहे हैं, उस माल को चेक कर लें वो सही है या नहीं है, वो असली है या नकली है, उसकी क्वालिटी कैसे, सिर्फ यही काम नहीं होना चाहिए। ये काम भी होना चाहिए कि उसके किसान सुरक्षित रहे, उसके प्रोसेसर सुरक्षित रहे, और उसके निर्यातक भी सुरक्षित सुरक्षित रहे। तो जरूरत यह है कि इन चीजों में कमिश्नर की नियुक्ति हो, जो इसकी देख रेख करे। ये विभाग एक अलग से होना चाहिए। कमल जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पुखराज जी। धन्यवाद कमल जी।